चालू है हो गया। मैं डॉक्टर पान गंगवाड़िया भारत का बोल के अंतर्गत आज भारत की ऋतुएं के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। भारत में जो ऋतुएं हैं भौगोलिक दृष्टि से 4 ऋतुएं मानी गई है, जो 2 प्रकार से हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून काल की ऋतु और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून काल की ऋतु, अर्थात लौटते हुए मानसून और मानसून का आगमन काल, दोनों की अलग अलग ऋतुएं हैं। सबसे पहला जो है उत्तरी पूर्वी मानसून काल से तात्पर्य ये है कि हवाएं 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर जो चलती है उसी को ही हम मानसून कहते हैं। यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी मानसून से तात्पर्य है जो हवाएं भारत के उत्तरी भाग में उच्च वायुदाब बन जाता है, भारत में इस समय लौटते हुए मानसून काल के अंतर्गत उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है वो उत्तरी भाग बन जाता है और न्यू वायुदाब का क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर का क्षेत्र बन जाता है। अतः पवनें वापस उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लौट जाती है, जिसे ही मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं या मानसून का प्रत्यागमन काल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शीत ऋतु जो प्रारंभ होती है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शीत ऋतु और दूसरी ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु के अंतर्गत 15 दिसंबर से 15 मार्च तक मानी गई है और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीत ऋतु में वायुदाब जो है शीत ऋतु में वायुदाब जो है शीत ऋतु में वायुदाब जो है वो उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब होता है और दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब हो जाता है। अतः पवनें जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की चल पड़ती है। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग विभाजन किया गया है। ये इसका महत्वपूर्ण यह है कि 22 दिसंबर को सूर्य का जो स्थिति है वो बदलती रहती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इसी प्रकार से 21 जून को सूर्य मकर रेखा पर कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो यही कारण है कि सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिणायन हो जाने के कारण उत्तरी भारत शीत ऋतु होता है और यहाँ से हवाएं दक्षिण की ओर लौट जाती है और उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब का सेंटर बन जाता है, केंद्र बन जाता है। यहाँ जो वायुदाब जो देखा जाता है, मापा जाता है, वो सबसे अधिक 1012 या 1013 मिलीबार वायुदाब मापा जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य की स्थिति के कारण यहाँ पर शीत ऋतु में जो मौसम है वो अलग प्रकार का बन जाता है। तापमान की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भारत में 18 डिग्री तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्तरी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत में अधिक तापमान पाया जाता है और रेगिस्तानी क्षेत्र में तो रात्रिकालीन तापमान सबसे न्यून यानी कि ऋणात्मक में भी तापमान चला जाता है।
और दिन और रात का जो तापमान है दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तापमान में भी काफ़ी उत्तरी भारत में काफ़ी नीचा रहता है, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में ज़्यादा रहता है। इस प्रकार से जो तापमान देखा जाए तो इस प्रकार से इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। वर्षा, शीतकालीन काल में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। शीतकाल में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। इसको राजस्थान में और पंजाब में इसे मावट कहते हैं, इसे मावट कहा जाता है। और इसी प्रकार से लौटते हुए मानसून से ही जो तमिलनाडु का जो भाग है, तमिलनाडु का ये भाग, इस भाग के अंतर्गत लौटते हुए जो मानसून है उससे बंगाल की जो खाड़ी है उससे आर्द्रता ग्रहण करके पौने वापस लौटती है, तो तमिलनाडु के तट के ऊपर वर्षा कर देती है। जिस जो ये दो क्षेत्र, एक तमिलनाडु का क्षेत्र और एक राजस्थान पंजाब का जो क्षेत्र जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। तो यहाँ शीतकाल में वर्षा सिर्फ दो ही क्षेत्र है जहाँ वर्षा होती है। इसी प्रकार से दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से और जून तक चलता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून है, तो सूर्य की स्थिति जो है वो भूमध्य रेखा से धीरे धीरे उत्तरायण की ओर हो जाती है। जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा तो स्वाभाविक बात है कि उत्तरी भारत में न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। और इसी कारण से वहाँ जो वायुदाब देखा जाए तो धीरे धीरे वायुदाब बढ़ने लग जाता है। और मध्य मार्च तक जो इसकी ऋतु है वो है 15 मार्च से 15 जून तक। तो 15 मार्च से 15 जून तक धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जो ITC जेट का क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानसून का प्रारंभ आगमन होने की स्थिति बन जाती है। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो इसको कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में तापमान बहुत अधिक मात्रा में होने से उत्तरी भारत में लू चलती है। लू जो कि ये शुष्क और अत्यधिक गर्म पवनी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। तो ये लू वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी भारत का क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो मानसून का प्रारंभ हो जाता है उसको कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी उसी कहते हैं कि जब अत्यधिक तापमान न्यून वायुदाब हो जाने के कारण हवाएं तीव्र गति से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे यहाँ पर बहुत तेज तूफान आते हैं और उन तूफानों को ही काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जो दूर भरी आंधियाँ चलती है और काफ़ी मात्रा के अंदर आंधियों का प्रकोप रहता है। तो इस प्रकार से ये काल बैसाखी इसको कहा जाता है। तापमान, तापमान जो देखा जाए तो उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसमें दैनिक जो तापांतर का अंतर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। और मार्च के में भारत का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किंतु मई में ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तक पहुंच जाता है। यही नहीं बल्कि राजस्थान के चूरू वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर तो ये 45 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से के ऊपर भी ये अधिक मात्रा में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति सीधी होती है, तो इस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे ये जो भाग है ये धीरे धीरे सीधी पड़ने के कारण न्यून वायुदाब की चपेट में आ जाता है। अतः यहाँ प्रति चक्रवाती के कारण तापमान सदैव ऊंचा रहता है। वर्षा, वर्षा जो है ये कुल वर्षा के लगभग 10% जो वर्षा है इन्हीं यानी कि मार्च से लेकर और 15 जून के मध्य हो जाती है। विशेष रूप से भयंकर गर्मी पड़ती है और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो काल बैसाखी वाला भाग है आसाम और बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से बोला जाता है। जैसे ही ये भाग जो पवनें चलती है, तेज गर्म पवनें चलती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में इसे आम की बौछार के नाम से जाना जाता है। आम की बौछार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ फूलों की बौछार कहो चाहे आम की बौछार कहो, क्योंकि इस ऋतु में हल्की फुल्की
जो वर्षा हो जाती है उससे आम की जो पेड़ होती है तो उसकी जो मंजरी होती है वो खिल जाती है और खिलने के कारण ही इसको हम यहाँ पर आम्रवृष्टि भी कहते हैं दक्षिण भारत में। तो बहुत अधिक फायदा मिलता है दक्षिण भारत में इसके फूलों की वर्षा से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो धीरे धीरे इस मौसम के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत ही कष्टदायी हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ने के कारण यहाँ जीवन यापन काफ़ी कठिन हो जाता है। अब दूसरा काल आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय, यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इसका समय जो होता है, पवने जो है वो जो भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, व्यापक पवने चलती है दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर, यही पवने घूम जाती है क्योंकि उत्तरी भारत में न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक इसका विपरीत है, जो शीत ऋतु है इसके विपरीत वाला जो भाग है यहाँ बन जाता है। दक्षिण पश्चिम के मानसून का, यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की जो पवने हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को चलती है और चलने के कारण से कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी से आर्द्रता लेकर पूरे भारत में वर्षा कर देती है। यानी कि जो ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की जो पवने हैं ये प्रारंभ जो होती है तो सबसे पहले लक्षद्वीप के ऊपर 15 मई को ही वर्षा हो जाती है और जून के प्रथम सप्ताह में लगभग 2 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से वायुदाब देखते हैं इसका, तो वायुदाब क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा में सीधा चमकता है, सूर्य कर्क रेखा में सीधा चमकने के कारण यहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक 900 से 30 मिलीबार ही यहाँ पर 900 से 30 मिलीबार वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ये फेरेल के नियम के विषुवत रेखा को पार करने पर ये पवने फेरेल के नियम के अनुसार दिशा परिवर्तन करके दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भारत के पश्चिमी तट पर प्रवेश कर जाती है। इस तापमान मानसून वर्षा की वृद्धि के कारण तापमान जो है जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो तापमान धीरे धीरे गिरना प्रारंभ कर देता है और तापमान धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाता है और वर्षा भयंकर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में तापमान जो जुलाई में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड थार के रेगिस्तान में पाया जाता है, जो सितंबर में यहाँ 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ही रह जाता है। तो इस प्रकार से तापमान भी यहाँ पर धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति, ग्रीष्मकाल के अंतर्गत जो है वो मानसून की जो उत्पत्ति है, क्योंकि मानसून जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का जुआ कहलाता है। मानसून की जो उत्पत्ति है वो भी ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र जिसको कहते हैं IECJ का क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय अक्षण क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र IECJ को भरने के लिए, न्यून वायुदाब को भरने के लिए एंटी पवने सामुद्रिक पवने चलती है। जो समुद्र की जो पवने चलती है यही पवने आर्द्रता लेकर और पश्चिमी तट के ऊपर भयंकर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है और बंगाली खाड़ी से भी मानसून ऊपर उठकर जो गारो काशी जयंती पटोइयों की पहाड़ियां हैं कीपाकार, यहाँ फंसकर मानसून कहीं कहीं पर तो 1200 से 1300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से जो वर्षा की जो मात्रा है वो उत्तरी भारत में सबसे अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मानसून काल के अंतर्गत वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो मानसून जो बिजली कड़कने के साथ में बहुत तेज गर्जन के साथ में हवा वर्षा होती है, इसे ही मानसून का विस्फोट कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून धीरे धीरे फिर सितंबर के बाद में क्षीण होता जाता है। वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो वर्षा है वो सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। यही तो है कि भारत के अंतर्गत इसके 2 शाखाएं मानसून की, एक अलग है अरब सागर की शाखा
और दूसरी कहलाती है बंगाली खाड़ी की शाखा। दो भागों में बन जाती है शाखा। अरब सागर की शाखा वो शाखा कहलाती है जब पौने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है तो हिंद महासागर के अरब सागर के भाग से ही आर्द्रता ग्रहण करके आगे बढ़ती है और यही पौने दक्षिण पश्चिमी जो तट वाला भाग है, मध्यवर्ती भारत है, पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है, इसमें भयंकर वर्षा होती है। तो ये कहलाती है अरब सागर की शाखा। बंगाली खाड़ी की शाखा के अंतर्गत मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ भाग और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं इनमें वर्षा बंगाली खाड़ी के मानसून से होती है। यही मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, ये बढ़कर दिल्ली तक इसकी वर्षा होती है बंगाली खाड़ी की, और अरब सागर का भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी शाखा दिल्ली तक वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से दो शाखाओं में इसको विभाजन किया गया है, अरब सागर का मानसून और एक बंगाली खाड़ी का मानसून। तो इस प्रकार से इनमें वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसका विस्तृत जो भाग मैंने बताया है, मानसून की उत्पत्ति और मानसून की जो वर्षा के जो मैंने बताया, मानसून जो पहला उससे पहले जो मैंने जो आपको अध्याय बताया है उसके अंतर्गत मानसून की उत्पत्ति, मानसून से होने वाली वर्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी गई है। तो इस प्रकार से, और दूसरी जो है ऋतु आती है वो शरद ऋतु, जो मध्य सितंबर से दिसंबर तक होता है। तो इस प्रकार से ये जो ऋतु है ये तो लड़ते हुए मानसून की ही काल है कि सितंबर के अंत तक सूर्य जो है धीरे धीरे ऋतु ये जो चलता है, ये शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सीधा चमकता है और धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, अर्थात मकर रेखा पर धीरे धीरे गमन करता है। अतः उत्तरी भारत के अंतर्गत जो है देखा जाए तो उत्तरी भारत में जो पहले न्यून वायुदाब था वो धीरे धीरे उच्च वायुदाब बनना लग जाता है। तो इस प्रकार से जो शरद ऋतु है उसके अंतर्गत 15 सितंबर से 15 दिसंबर जो मानसून का लौटता हुआ काल है, इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो वायुदाब जो है वो देखा जाए तो वायुदाब की परिस्थिति धीरे धीरे न्यून में बदल जाती है। तापमान, क्योंकि इस समय मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक लगभग उच्च जो तापमान है वो 37 डिग्री मापा गया है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा, इस काल के अंतर्गत जो वर्षा जो होती है वो बहुत ही कम होती है लौटने से, यानी कि मध्य दिसंबर तक जो वर्षा होती है तमिलनाडु के तट के ऊपर या पश्चिम बंगाल के कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो शीतकालीन वर्षा कहलाती है। तो ये इन भागों में ही कुछ वर्षा लौटते हुए मानसून से ही होती है। तो ये वर्षा की मात्रा कम में है, बहुत ही कम न्यूनी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ लगभग तमिलनाडु के तट के ऊपर तो 65 से 75 डिग्री या 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ऋतुएँ हैं, ये ऋतुओं का जो विभाजन है ये किया गया है कि मानसून का काल कहाँ से कहाँ तक है, ऋतुओं के उन मानसून के आधार पर ही 4 प्रकार से विभाग किया गया है। धन्यवाद।